दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी में जहां एक तरफ ईशा को सूरज पर धीरे धीरे शक होने लगा है, वहीं दूसरी तरफ सूरज और पूरा घर उसे दादा भाई की सच्चाई छुपाने में लगे हुए हैं। जी हां दोस्तों, एक बिल्डर रोता हुआ सूरज के पास मदद मांगने आता है। सूरज सिर्फ एक फोन करता है और बिल्डर की सारी समस्या पल भर में हल हो जाती है। खुश होकर बिल्डर पैसों से भरा सूटकेस लेकर दादा भाई का धन्यवाद करने पहुंचता है, लेकिन तभी वहां आईपीएस ईशा आ जाती है। ईशा तुरंत बिल्डर को रोककर कहती है, यह घर एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का है, किसी दादा भाई को पैसे देने की जरूरत नहीं। कानून आपको इंसाफ दिलाएगा और दादा भाई के खिलाफ भी एफआईआर लिखवाइए। बिल्डर हैरान होकर कहता है, मैडम, जहां सिस्टम फेल हो जाता है वहां दादा भाई हमें इंसाफ दिलाते हैं। यह सुनकर ईशा का शक और गहरा हो जाता है। तभी बंटी तुरंत बात संभाल लेता है और बिल्डर को वहां से ले जाता है। लेकिन अब ईशा लगातार सूरज से सवाल करने लगती है और सूरज समझ जाता है कि सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। सबसे भावनात्मक पल तब आता है जब ईशा खुशी खुशी आरव को फोन करने की बात करती है, लेकिन सूरज तुरंत उसे रोक देता है, क्योंकि ईशा को अब तक यह नहीं पता कि आरव इस दुनिया में रहा ही नहीं। और अब सवाल यह है, जब ईशा के सामने 1 साल पुरानी सारी सच्चाई आएगी, तब वह खुद को कैसे संभालेगी। दोस्तों, जहां एक तरफ आईपीएस ईशा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली होती है, वहीं दूसरी तरफ सूरज के सिर पर एक ही डर मंडरा रहा होता है, कहीं दादा भाई का सच ईशा के सामने वक्त से पहले न आ जाए। जी हां दोस्तों, ऑफिस ज्वाइन करने से पहले सूरज चाहता है कि वह ईशा के साथ हर खूबसूरत पल जी ले, इसीलिए दोनों मंदिर पहुंचते हैं भगवान का आशीर्वाद लेने। लेकिन जैसे ही ईशा आंखें बंद करके परिक्रमा शुरू करती है, सूरज की नजर सामने लगे पोस्टर्स पर पड़ जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उन पोस्टर्स पर आईएएस सूरज की जगह दादा भाई छप चुका होता है। सूरज तुरंत बंटी को फोन करके सारे पोस्टर्स हटाने का आदेश देता है। उधर ईशा बेखबर होकर पूरी श्रद्धा से पूजा करती रहती है और इधर सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। सूरज चाहता है कि ईशा को सच उसके मुंह से पता चले, न कि किसी गलती की वजह से। लेकिन अब सिर्फ एक ही पोस्टर बचा होता है और अगर ईशा की नजर उस पर पड़ गई तो सूरज का सबसे बड़ा राज हमेशा के लिए खुल जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूरज ने दादा भाई बनकर सही किया या गलत? अगर आपको लगता है कि सूरज को दादा भाई नहीं बनना चाहिए था तो कमेंट करें। सूरज आईएएस ही अच्छा था, दादा भाई नहीं। तो चलो दोस्तों, आने वाले एपिसोड की कहानी को अब जरा विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी में जहां एक तरफ ईशा को धीरे धीरे सूरज पर शक होने लगा है, वहीं दूसरी तरफ सूरज और पूरा घर मिलकर दादा भाई की सच्चाई को उससे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि सिर्फ 24 घंटे बाद ईशा अपनी नई पोस्टिंग पर आईपीएस ऑफिसर के रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने वाली है। उसके बाद वो इंदौर के हर अपराधी, हर माफिया, हर कानून तोड़ने वाले के खिलाफ एक्शन लेने वाली है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी वांटेड लिस्ट में सबसे पहला नाम उसके अपने पति सूरज का ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बिल्डर रोते हुए सूरज के पास मदद मांगने आता है। उसकी जमीन एक भ्रष्ट नेता और बिल्डर गैंग ने छीन ली होती है। पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्डर टूटकर कहता है, सूरज सर, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सूरज सिर्फ एक फोन करता है और कुछ ही मिनटों में मिश्रा जी और बंटी पूरी फाइल निकाल लेते हैं। कुछ ही देर में भ्रष्ट लोग डरकर जमीन के कागज वापस कर देते हैं। बिल्डर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक सूटकेस लेकर आता है। दादा भाई का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तभी आईपीएस ईशा वहां पहुंच जाती है। वो तुरंत उसे रोकती है। ये घर एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का है। किसी दादा भाई को पैसे देने की जरूरत नहीं। कानून आपको इंसाफ दिलाएगा और दादा भाई के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। बिल्डर हैरान रह जाता है। मैडम, जहां सिस्टम फेल हो जाता है वहां दादा भाई इंसाफ दिलाते हैं। ईशा का शक अब और गहरा हो जाता है। वो सूरज को देखती है और कहती है, जब भी दादा भाई का नाम आता है तुम घबरा क्यों जाते हो? सूरज बस हल्की मुस्कान देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। इसी बीच घर में खुशियों का माहौल होता है, क्योंकि कल ईशा अपनी आईपीएस ड्यूटी ज्वाइन करने वाली होती है। रात को सूरज और ईशा छत पर बैठे होते हैं। ईशा मुस्कुराकर कहती है, याद है सूरज, हम दोनों का सपना? सूरज की आंखें भर आती है। सपने हमेशा पूरे नहीं होते ईशा जी। ईशा उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम आज भी वैसे ही हो,
लेकिन सूरज अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। एक तरफ ईशा का प्यार, दूसरी तरफ अतीत का दर्द वो चाहकर भी सच नहीं बता पाता। अगले दिन सुबह सूरज अकेले खड़ा आसमान की तरफ देखता है। बस 24 घंटे, उसके बाद सब बदल जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता कल ईशा के सामने ऐसा सच आने वाला है जो उसकी और सूरज की पूरी जिंदगी हिला देगा। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी होती है जहां ईशा की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बस आने ही वाला होता है। आईपीएस ऑफिसर बनकर उसकी इंदौर में ऑफिशियल पोस्टिंग होने वाली होती है और दूसरी तरफ सूरज हर पल सिर्फ एक ही दुआ कर रहा होता है, बस ईशा जी को सच मेरे मुंह से पता चले, किसी और तरीके से नहीं। सुबह का सीन होता है। सूरज ईशा के लिए पूरी तैयारी करता है। फूल, नाश्ता और एक इमोशनल सरप्राइज। काव्य और रिया मिलकर पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा देती है। लेकिन सूरज के चेहरे पर एक अजीब सा बोझ होता है। वो खुद से कहता है, कल तक ये सब यादें बन जाएंगी या सच। उधर आईपीएस एकेडमी में ईशा अपनी यूनिफॉर्म पहनकर मिरर के सामने खड़ी होती है। वो अपने रिफ्लेक्शन को देखकर कहती है, आज से मैं सिर्फ आईपीएस ईशा हूं। कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया कानून से ऊपर नहीं होगा। लेकिन दिल के किसी कोने में सूरज की मुस्कान बार बार याद आ रही होती है। इंदौर शहर का माहौल बदल चुका होता है। लोग एक ही नाम से डरते हैं, दादा भाई। न चेहरा किसी ने देखा होता है, बस उसका इंसाफ सबको याद है। इसी बीच एक नया इंसिडेंट होता है। एक छोटी सी बस्ती में बिल्डर माफिया फिर से जमीन कब्जा करने आता है। लोग डर के चुप खड़े होते हैं। तभी सूरज वहां पहुंच जाता है। सिर्फ एक कॉल और पूरा माफिया नेटवर्क हिल जाता है। बिल्डर हाथ जोड़ देता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। सूरज सख्त आवाज में कहता है, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं, गरीब की है। लेकिन दूर कहीं आईपीएस एकेडमी में ईशा को एक ब्रेकिंग न्यूज फाइल मिलती है। उसमें लिखा होता है, दादा भाई, इंदौर का मोस्ट वांटेड प्रोटेक्टर और क्रिमिनल। ईशा का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहती है, ये इंसान या तो हीरो है या सबसे बड़ा क्रिमिनल। तभी टीवी पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और इंदौर का नया आईएएस ऑफिसर मंच पर होता है। वो अनाउंस करता है, हम इंदौर से दादा भाई के नेटवर्क को खत्म करेंगे। ईशा शॉक में आ जाती है। वो आईएएस ऑफिसर सूरज जैसा क्यों लग रहा है? अब उसके अंदर शक और बढ़ जाता है। वो तुरंत सूरज को कॉल करती है, ईशा तुम कहाँ हो? सूरज कामली जवाब देता है, मैं घर पर हूं, तुम्हारे इंतजार में। लेकिन उसी वक्त एक और शॉकिंग सीन होता है। सूरज एक घायल आदमी की मदद कर रहा होता है और सीसीटीवी में उसका चेहरा थोड़ा दिख जाता है और न्यूज फ्लैश होता है, सस्पेक्टेड लिंक टू दादा भाई साइटेड। ईशा का फोन गिर जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होता है। वो झूठ बोल रहा है या सच छुपा रहा है। रात का सीन होता है। सूरज अकेला टेरेस पर खड़ा होता है। वो कहता है, बस कल सब कुछ खत्म हो जाएगा ईशा जी, या मैं तुम्हें खो दूंगा या सच तुम्हें पालूंगा। और दूर एक शैडो उसे देख रहा होता है, आकाश। वो मुस्कुराता है, शुरू हो गया। अब सूरज अपने ही जाल में फंसने वाला है। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां इंदौर की हर गली, हर खबर और हर इंसान के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, दादा भाई। कोई उसे मसीहा कहता है तो कोई सबसे बड़ा अपराधी। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। आईपीएस हेडक्वार्टर में आयशा अपनी पहली ऑफिशियल ब्रीफिंग लेती है। कमिश्नर उसके सामने एक गोपनीय फाइल रखते हैं। फाइल पर लिखा होता है, दादा भाई, अननोन आइडेंटिटी। आयशा फाइल खोलती है। उसमें ऐसे सबूत होते हैं जो उसे हिलाकर रख देते हैं। गरीबों को न्याय, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई और जमीन माफिया का सफाया। आयशा हैरान हो जाती है, ये अपराधी है या सिस्टम से भी ऊपर का इंसाफ? उधर दूसरी तरफ सूरज एक और ऑपरेशन में बिजी होता है। एक भ्रष्ट मंत्री गरीबों की बस्ती पर बुलडोजर चलाने आता है। लोग डर के कांप रहे होते हैं। तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, गरीब का घर तोड़ने से पहले अपना सिस्टम तोड़ लो। और कुछ ही मिनटों में पूरा माफिया नेटवर्क ढेर हो जाता है। लेकिन इसी बीच सीसीटीवी फुटेज लीक हो जाता है और मीडिया उसे तोड़मरोड़ कर दिखाती है। दादा भाई ने किया हिंसक हमला। आयशा का गुस्सा अब बढ़ने लगता है। वो कहती है, अगर यही इंसाफ है तो मुझे इसे रोकना ही होगा। रात का सीन,
आयशा और सूरज आमने सामने होते हैं। आयशा गुस्से से पूछती है, तुम हर जगह होते हो जब दादा भाई का नाम आता है, क्यों? सूरज शांत होकर कहता है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। आयशा चौंक जाती है। क्या मतलब? सूरज धीरे से जवाब देता है, मतलब ये कि दादा भाई कोई इंसान नहीं, एक सोच है। आयशा का शक और गहरा हो जाता है। जो सोच कानून तोड़े वो मुझे कभी स्वीकार नहीं। उसी समय आकाश अपना अगला जाल बुन चुका होता है। वो आयशा को एक और फर्जी फाइल भेजता है जिसमें सूरज का नाम सीधे सीधे अपराधों से जोड़ा होता है। आयशा वो फाइल देखकर टूटने लगती है। ये सब झूठ हो सकता है, लेकिन इतना सच जैसा क्यों लग रहा है? उधर मंदिर में सूरज अकेला बैठा होता है। वो भगवान से कहता है, हे महादेव, बस आयशा मुझे समझ ले, वरना मैं उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। काव्या दूर खड़ी सब देखती है। वो धीरे से कहती है, सच छुपाना सबसे बड़ा पाप होता है। सूरज दर्द में कहता है, मैं सच छुपा नहीं रहा, मैं सच बचा रहा हूं। एपिसोड का अंत। आयशा बालकनी में खड़ी बारिश देख रही होती है। उसके हाथ में वही फाइल होती है। दादा भाई सूरज। आंसू उसके गालों पर गिरते हैं। जिसे मैं प्यार करती हूं, क्या वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है? और दूर आकाश मुस्कुराता है। अब असली खेल शुरू होगा। दोस्तों, कहानी अपने सबसे ज्यादा खौफनाक और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी होती है, जहां एक तरफ ईशा के हाथों में पूरा सच होता है, वहीं दूसरी तरफ सूरज की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके सामने खड़ा होता है। ईशा के सामने वो आखिरी सबूत आ जाता है, दादा भाई सूरज। ईशा के हाथ कांप जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो धीरे धीरे सूरज की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है और टूट जाने वाला दर्द भी। ईशा, मैं तुम्हें सब समझा सकता हूं, सूरज कहता है, लेकिन ईशा उसकी बात काट देती है। बस, बहुत हो गया सूरज, मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, मुझे सिर्फ सच चाहिए। सूरज चुप हो जाता है, गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है, मैं दादा भाई हूं, लेकिन वो नहीं जो तुम समझ रही हो। ईशा का गुस्सा और बढ़ जाता है। तो क्या मैं अंधी हूं? सूरज धीरे से सच बोलना शुरू करता है। आरव की मौत एक हादसा नहीं थी ईशा, उसे साजिश के तहत मारा गया था। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? सूरज आगे कहता है, और अरविंद जी कोमा में इसलिए है क्योंकि वो सच जान चुके थे। ये सब एक सिस्टम का काम है ईशा। एक नाम हवा में गूंजता है, गुलाब सिंह। सूरज कहता है, मैं आईएएस था, लेकिन सिस्टम ने मुझे तोड़ दिया, इसलिए मुझे दादा भाई बनना पड़ा। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया? सूरज धीरे से कहता है, अगर मैं बताता तो तुम मुझे रोक देती। ईशा का दिल टूट जाता है। वो जोर से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती थी सूरज, लेकिन तुमने मुझे झूठ में रखा। सूरज का चेहरा गिर जाता है। ईशा, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन ईशा पीछे हट जाती है। बस, अब मैं तुम्हें सिर्फ अपराधी समझती हूं। और तभी ईशा अपनी बंदूक निकाल लेती है। सूरज, तुम्हें दादा भाई के नाम से गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस फोर्स अंदर आ जाती है। सूरज को हथकड़ी पहना दी जाती है। बंटी चीखता है, मैडम रुक जाइए। काव्या रो पड़ती है, ये सब गलत है, लेकिन ईशा का दिल पत्थर बन चुका होता है। सूरज जाते जाते एक बार ईशा को देखता है और कहता है, ईशा, जब सच सामने आएगा तब तुम्हें सब समझ आएगा। कोर्ट केस शुरू होता है। मीडिया हेडलाइंस चलती है, दादा भाई गिरफ्तार, भारत का सबसे बड़ा गुंडा। ईशा चीफ इन्वेस्टिगेटर होती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी उलझन होती है। क्या मैं सही कर रही हूं या गलत? तभी डिफेंस साइड से चौंकाने वाले सबूत आते हैं। गुलाब सिंह की सीक्रेट फाइल, आरव मर्डर की साजिश, मंत्री की सीधी भागीदारी। कोर्ट सन्न रह जाता है। जज कहते हैं, यह केस सामान्य नहीं है। कोर्ट के बाहर एक ब्लैक एसयूवी रुकती है। आकाश अंदर से निकलता है। वो धीरे से कहता है, गेम अब असली शुरू हुआ है। वो मीडिया को एक वीडियो देता है जिसमें सूरज को जानबूझकर फंसाया गया दिखाया जाता है। ईशा सदमे में, ये सब झूठ था,
जेल में सूरज अकेला बैठा होता है। मैं हार गया ईशा। बाहर ईशा रो रही होती है। मैंने क्या कर दिया? तभी एक आखिरी टॉयस्ट आता है। सूरज को एक छुपा हुआ नोट मिलता है। असली कातिल अभी जिंदा है। आरव का बदला अधूरा है। सूरज का चेहरा सख्त हो जाता है। तो असली खेल अभी बाकी है। ईशा भी सदमे में। तो जिसे मैंने गिरफ्तार किया वो असली दुश्मन नहीं था। आकाश दूर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। गुलाब सिंह गया। सूरज जेल में है। अब इंदौर मेरा है। इंसाफ अभी अधूरा है। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे बड़े और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है, जहां एक तरफ सूरज जेल की सलाखों के पीछे टूट चुका होता है, वहीं दूसरी तरफ ईशा के दिल में अपनी ही गलती का बोझ हर पल बढ़ता जा रहा होता है। कोर्ट का फैसला सुनाया जा चुका होता है। सूरज उर्फ दादा भाई को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। पुलिस सूरज को ले जाने लगती है। सूरज एक बार पीछे मुड़कर ईशा को देखता है और धीरे से कहता है, मैं गलत नहीं था ईशा, बस मैं सच तुम तक पहुंचा नहीं सका। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुबह ईशा को एक सीलबंद गोपनीय फाइल मिलती है। जैसे ही वो फाइल खोलती है, उसके हाथ कांप जाते हैं। उसमें होता है आरव मर्डर का असली कन्फेशन, गुलाब सिंह का पूरा काला नेटवर्क सबूत और आकाश का नाम मास्टरमाइंड के रूप में। ईशा के होश उड़ जाते हैं। ये सब सच था और वो तुरंत कोर्ट का आदेश चैलेंज कर देती है। मैं सूरज से मिलना चाहती हूं। जेल का दृश्य। सूरज अंधेरे में बैठा होता है। तभी जेल का दरवाजा खुलता है। ईशा अंदर आती है। सूरज धीरे से कहता है, सच तुम तक पहुंच गया, या मैं ही गलत था? ईशा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मैं गलत थी सूरज, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। सूरज उसे शौक में देखता है। ईशा आगे कहती है, आरव का असली कातिल आकाश है। सूरज की आंखों में गुस्सा भर जाता है। कोर्ट दोबारा खुलता है। नए सबूतों के साथ केस रीओपन होता है और पूरा सच सामने आ जाता है। सूरज पूरी तरह फंसाया गया था। गुलाब सिंह सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड आकाश है। जज कहता है, सूरज को तुरंत रिहा किया जाए। जेल का दरवाजा खुलता है। सूरज बाहर आता है। ईशा उसके सामने खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एक लंबी खामोशी। ईशा धीरे से कहती है, मैं तुमसे नफरत करने लगी थी, लेकिन सच ने मुझे तोड़ दिया। सूरज उसके आंसू पोंछता है। मैं कभी तुम्हें ब्लेम नहीं करता ईशा, दर्द मुझे भी हुआ है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी बंटी दौड़ता हुआ आता है। बॉस, आकाश का पता चल गया है। सूरज की आंखों में आग आ जाती है। ईशा अपनी गन लोड करती है। अब कानून का असली इस्तेमाल होगा। एक पुरानी अबैंडन्ड फैक्ट्री के बाहर आकाश खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। सूरज, तुम बच गए तो क्या? गेम तो अब मैं खेलूंगा। अचानक सूरज और ईशा दोनों वहां पहुंच जाते हैं। सूरज कहता है, आरव का बदला अब पूरा होगा। ईशा बोलती है, मैं कानून हूं और तू मेरा टारगेट। गोलियां, भागदौड़ और धमाके। आकाश भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसका रास्ता रोक लेता है। अब तेरा खेल खत्म। ईशा आकाश को गिरफ्तार कर लेती है। तुम्हें आरव मर्डर, साजिश और आतंकवाद के लिए गिरफ्तार किया जाता है। आकाश चिल्लाता है, ये अंत नहीं है। अंतिम कोर्ट फैसला, आकाश को आजीवन कारावास। सूरज पूरी तरह निर्दोष साबित होता है। आरव केस आधिकारिक रूप से सुलझ जाता है। आरव मेमोरियल स्कूल फिर से खुल जाता है। बच्चे खेल रहे होते हैं। सूरज और ईशा साथ खड़े होते हैं। सूरज कहता है, अब कोई झूठ नहीं। ईशा मुस्कुराती है, सिर्फ सच। और हम दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और कहानी खत्म होती है एक नए सुकून के साथ। सच ही सबसे बड़ा इंसाफ होता है। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब अपने सबसे बड़े और अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। आकाश की हार के बाद इंदौर में एक बार फिर शांति लौट आती है। सूरज पूरी तरह बेगुनाह साबित हो चुका होता है
और ईशा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मिल चुका होता है। सूरज जेल से बाहर आता है। ईशा उसके सामने खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आंसू और दिल में सालों का दर्द। ईशा धीरे से कहती है, मैं तुमसे नफरत करने लगी थी, लेकिन सच ने मुझे तोड़ दिया। सूरज मुस्कुराता है, मैं तुम्हें कभी दोष नहीं देता ईशा। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी बंटी एक चौंकाने वाली खबर देता है, बॉस, सरकार ने आपको एक नया मिशन दिया है। सूरज और ईशा दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। मिशन की फाइल में लिखा होता है, एक और गुप्त माफिया नेटवर्क अभी भी सक्रिय है और उसका कनेक्शन आरव केस से फिर जुड़ रहा है। सूरज के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उधर ईशा अपनी आईपीएस ड्यूटी में वापस लौटती है, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत होती है और उसका नया लक्ष्य होता है सूरज के साथ मिलकर इंदौर को पूरी तरह साफ करना। रात का दृश्य, सूरज और ईशा छत पर खड़े होते हैं। हवा तेज चल रही होती है। ईशा धीरे से पूछती है, क्या तुम अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ दोगे? सूरज कुछ पल चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है, मैं ब्रह्मचारी नहीं था ईशा, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ईशा शर्मा जाती है और तभी सूरज एक बड़ा फैसला लेता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं ईशा। ईशा हैरान हो जाती है, सच? सूरज कहता है, हर दर्द के बाद हमने जीना सीख लिया है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन अचानक एक अनजान लिफाफा आता है। उसमें लिखा होता है, आरव जिंदा था। ईशा के हाथ कांप जाते हैं। ये क्या लिखा है? सूरज भी शौक में आ जाता है। ये कौन नया खेल शुरू कर रहा है? शादी रुक जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सूरज कहता है, लगता है हनीमून से पहले एक और जंगबा की है। ईशा अपनी बंदूक उठाती है, इस बार मैं प्यार के साथ साथ कानून भी लेकर चलूंगी। दोनों फिर से एक टीम बन जाते हैं, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी होता है, क्या आरव सच में जिंदा है या ये सिर्फ एक नई साजिश है? और तभी एक अंधेरी आवाज गूंजती है, गेम अभी ऑफिशियली शुरू हुआ है।